मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम काली घाट के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हमने जाना कि जब मिस कैथरीन मेयो काली घाट मंदिर पहुंचती हैं तो सबसे पहली बात जो उन्हें पता चलती है वो ये कि मंदिर की सभी आय जो है वो कर मुक्त होती है, इनकी टैक्स फ्री होती है। फिर चाहे वे दान के रूप में हो या पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा के रूप में हो। उसके बाद वे चर्चा करती हैं बलि प्रथा के ऊपर कि किस कदर बलि को लेकर अंधविश्वास है। और यहाँ पर मैंने एक सवाल उठाया था कि मंदिर के पुजारी और कसाई यदि एक ही काम करते हैं तो फिर दोनों के सोशल स्टेटस इतने डिफरेंट क्यों। और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसे मांसाहार से जोड़कर कमेंट किया है। तो यहाँ पर बात मैं मांसाहार खाने या न खाने की नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि यदि दो लोग एक ही काम को कर रहे हैं तो या तो वे दोनों सम्मानित होने चाहिए या फिर उन दोनों को ही हेय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उसके बाद वे चर्चा करती हैं चेचक की देवी की और साथ में उसकी जुड़वा बहन की। चेचक जो बैक्टीरिया से पनपता है उसको लेकर कितना अंधविश्वास है लोगों में, और लोग डॉक्टर के पास ना जाकर देवी के पास जाते हैं कि यदि देवी हमसे खुश हो गई चढ़ावा लेकर तो हमारी चेचक को ठीक कर देंगी। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया है कि एक गली में मंदिर की जब वे जाती हैं तो किस तरीके से साधु संतों का उन्होंने विवरण जो प्रस्तुत किया है वो ये है कि मोटे और मुष्टंडे लोग पूरे जिस्म पर भभूत मलकर बैठे हुए थे। और एक और बड़ी रोचक चर्चा उन्होंने की है जिसे वे पवित्र टिक्के कहती हैं और हम उपले कहते हैं, उसके लिए कि मंदिर में पाले गए सांडों के गोबर से इसे बनाया जाता है और ये पवित्र टिक्के माने जाते हैं। यहाँ पर गायों का जिक्र नहीं है। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसके बाद हम मंदिर के शमशान घाट गए। वहां एक चिता जलाने की तैयारी चल रही थी। एक खुली जगह के बीच में एक चौकोर गड्ढा खोदा गया था जिसे लकड़ियों से आधा भर दिया गया था। पास ही जमीन पर एक खूबसूरत जवान भारतीय स्त्री की लाश पड़ी थी। लग रहा था जैसे अचेत हो। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर बिखरे हुए थे, कुछ फूल भी उनमें थे। उसके माथे, उसके हाथ और उसके पैरों के तलवों पर लगा हुआ लाल रंग, जिसे हम लोग आलता बोलते हैं, लाल रंग बताता था कि वह सौभाग्यवती स्त्रियों में से थी जो विधवा होने से बच गई थी। यानी उसका पति जीवित था। इसके 2-3 संबंधी और एक 10 वर्ष का बालक पास ही खड़े थे जो उदास लग रहे थे। कुछ दूरी पर एक बूढ़ी स्त्री बैठी रो रही थी। 5 या 6 गुड़मक्खियों की तरह कुछ भिखारी भी घूम फिर रहे थे। जब उन्होंने लाश को उठाया और गड्ढे में रखी लकड़ियों पर रख दिया तो स्त्री का सिर एक तरफ झुक गया और एक हाथ लटक गया, जैसे उसने सोते से करवट बदली हो। वह कुछ ही घंटे पहले मरी लगती थी। उन्होंने उस पर ऊपर तक लकड़ियों का ढेर लगा दिया। तब उस छोटे बालक ने, जो शायद उसका बेटा था, हाथ में जलती आग लेकर चिता के 7 चक्कर लगाए और उसके बाद उसने वह आग लकड़ियों में फेंक दी। लकड़ियां जलने लगी और धुआं उठने लगा। इस तरह अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। तो ये ब्यौरा पढ़कर आप कह नहीं सकते कि किसी अमेरिकन स्त्री ने ये ब्यौरा लिखा है। कितना सूक्ष्मता से, कितना बारीकी से एक एक चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, इस बात से तो यही साबित होता है। मिस्टर हलदार ने समझाया, अच्छी तरह आग जलने से नाभि के सिवा सब जल जाता है। मंदिर के चाकर चिता की राख में से नाभि को निकाल देते हैं और मृतक के परिवार सोने के सिक्के के साथ नाभि को मिट्टी के गोले में रखकर गंगा में बहा देते हैं। अब हम गंगा दिखाएंगे। वह हमें मंदिर के नीचे की ओर ले गया। वहां कीचड़ युक्त एक छोटा सा नाला बह रहा था जिसमें नहाने वालों की भीड़ थी। मिस्टर हलदार ने कहा, यह प्राचीन गंगा की अवशेष धारा है। अवशेष तो हम उसको कहते हैं जो शेष न रहा हो, यानी कि मर गया हो। तो गंगा की धारा अवशेष क्यों कही गई है, इसके ऊपर भी शोध तो बनता है। प्राचीन सालों से गंगा बह रही है तो जरी सी प्राचीन धारा के अवशेष को इन्होंने कैसे संभाल के रखा होगा? क्या उसका पानी गंदा नहीं हुआ? उसमें कीड़े नहीं पड़े होंगे? गंगा जब निकलती है गंगोत्री से तो उसमें जड़ी बूटियों का साथ और बहुत उर्वरक गाद अपने साथ लेकर चलती है, लेकिन जमीनी इलाकों पर पहुंचते पहुंचते वो गंदगी से भर जाती है। तो कैसे इस प्राचीन धारा को, अवशेष धारा को अभी तक जिंदा बचाया गया होगा, अपने आप में शोध का विषय है। इसलिए ये बहुत मूल्यवान मानी जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी रही हैं, यहाँ हर वर्ष हजारों बीमार लोग स्नान करने आते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति
बातें हैं, तो गलत संस्कारों का, गलत संस्कृति का कितना ये लोग ग्लोरिफिकेशन करते हैं, इससे पता चलता है। कुछ लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए भी आते हैं और पूजा करने से पहले वे इसमें स्नान करते हैं। उन्होंने अपने घुटनों तक बह रहे उस पानी से स्नान करने के बाद उस पानी को पिया भी। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप जिस पानी से नहा रहे हैं, चलिए आप दिल्ली में ना रहते हो, आप बनारस में रहते हो, वहां तो नलके में भी गंगा का ही पानी आता होगा, आप उससे स्नान करके उस पानी को लोटे में लेकर के आप पी सकते हैं? नहीं ना। उसके बाद उनमें से बहुत से लोग उसकी तलहटी में कुछ टटोलते रहे और फिर उन्होंने उसमें से मुट्ठी भर कीचड़ निकालकर उसे अपनी हथेली पर रखकर उसमें कुछ ढूंढने लगे। मिस हलदार ने बताया, ये चिता की राख है जिसमें वे सोने का सिक्का ढूंढ रहे हैं। उन्हें सिक्का मिलने की उम्मीद रहती है। तो ये एक आप मंदिर की अतिरिक्त आय मान सकते हैं। मंदिर के अंदर इस तरह प्रवेश करने वाले लोग सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने तक ही निम्न जाति के लोगों का प्रवेश होता होगा। और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट और था कि मंदिर में जो है फूलों का काम करने वाले माली होते हैं। हो सकता है आपकी बात बिल्कुल सही हो, मैं ये बात मान लेती हूँ, लेकिन मंदिर के प्रांगण में और मंदिर की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो दुकानें जिन्होंने बनाई हैं वो लोग कौन है, इसकी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। और क्या वो बिना किराया लिए ही दुकानें जो है वो मालियों को वहां पर अपना माल बेचने के लिए दे देते होंगे, इसकी भी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। हो सकता है कितने फूल बिके इसमें हिस्सेदारी भी लेते हो, इसकी भी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट मत कीजिए, सोचिए समझिए और तर्क की कसौटी पर परखिए, वरना बाल की खाल तो मैं निकाल के रख ही दूंगी, उससे तकलीफ आप ही को होगी, मुझे नहीं। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। इस बीच घाट की सीढ़ियों पर पुरोहितों का आना जाना लगा हुआ था। उसमें से हर एक के पास 3 या 4 बकरी के बच्चे होते थे, जिन्हें वे उसे पानी में स्नान कराकर खींचते हुए वापस मंदिर के अहाते में ले जाते थे। वे बच्चे चीखते और छटपटाते थे। इस बीच स्त्री पुरुष उसी नाले से बर्तनों में भी पानी भरकर ले जा रहे थे। मिस्टर हलदार ने आगे कहा, हर बकरी के बच्चे को बलि देने से पहले इस पवित्र नदी में स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है। जो लोग पानी भरकर ले जा रहे हैं उन्हें काली के चरणों पर और उसके सामने खड़े पुजारियों के चरणों पर प्रवाहित किया जाता है। जब देवी के चरणों पर पानी चढ़ा दिया गया तब अलग से पुजारी के चरणों पर चढ़ाने की क्या जरूरत है, इस बात के ऊपर भी शोध होना चाहिए। पुजारी जी जो हैं वही तो देवी को बनाने वाले हैं, इसीलिए पुजारी जी के चरणों पर चढ़े बगैर पानी पवित्र नहीं हो सकता। जैसे ही मिस्टर हलदार ने मुझे मंदिर के बाहर तक छोड़ा, मेरा ध्यान आदमी के हाथ के आकार के बराबर एक गटर जैसी नाली के मुंह पर गया जो जमीन की सतह पर था। इस नाली में एक छोटे सपाट पत्थर पर गेंदे के कुछ फूल, कुछ गुलाब दल और कुछ सिक्के गिराए गए थे। मैं उसे देख ही रही थी कि अचानक नाली में बहुत तेजी से गंदा पानी बाहर आया। तभी एक औरत भागती हुई आई और उस गंदे पानी को कटोरे में लेकर पी गई। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? घरों में भी आप लोग मंदिर बनाते हैं छोटे छोटे, उसमें जो पानी चढ़ाते हैं उसको पुजारी जी पर चढ़ाते हैं। घर में जो कथा कराते होंगे देवी पर चढ़ाएं, फिर वही पानी पुजारी जी पर चढ़ाएं और फिर उठाकर पी जाएं, नहीं ना। मिस्टर हलदार ने बताया, ये हमारी गंगा का पवित्र जल है जो काली और पुरोहितों के चरणों से बहकर और भी ज्यादा पवित्र हो गया। तो देवी के चरण अकेले काफी नहीं है पवित्र करने के लिए पानी को, पुजारी जी के चरणों का होना बहुत जरूरी है। क्यों, ये मुझे बताइएगा। ये पानी पेचिश और आंतों के बुखार में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जो बीमार लोग यहाँ आ सकते हैं वे पहले गंगा में स्नान करते हैं, फिर इस जल को पीते हैं, किंतु जो बीमार यहाँ आने में अक्षम हैं उनके लिए उनके परिचित इसे भर कर घर ले जाते हैं। तो बताइए, अब धर्म के नाम पर इस तरह का पाखंड क्या सही है? यदि अज्ञानी लोग अंधविश्वासी हैं तो जो ज्ञानी लोग हैं क्या उनका एक कर्तव्य नहीं कि वो उन्हें सही चीज समझाएं कि आप यहाँ आकर इस गंदे पानी को ना पिएं बल्कि आप डॉक्टर के पास जाएं? यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठते हैं?
सोच समझकर तर्क सहित जवाब दीजिएगा। वैसे आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह मैं अपनी मोटर तक आई जो मेरा इंतजार कर रही थी। हम मोटर में बैठे और अस्पताल, बिशप हाउस, बहुत से क्लबों, एम्पायर होटल, थिएटर होते हुए कुछ ही मिनटों में कलकत्ता के बीच से निकल आए। अगले दिन एक अंग्रेज थियोसोफिस्ट ने दुखी होकर मुझसे पूछा, तुम काली घाट क्यों गई थी? वे तो भारत नहीं है, केवल नीच, अज्ञानी और अनपढ़ भारतीय ही काली की पूजा करते हैं। तो काली की पूजा करने वाले कौन लोग रहे हैं शुरू से, इसके ऊपर भी शोध बनता है। सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में सही मायनों में लिखा है कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है क्योंकि वो बहुत सारी संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। तो यही है वो सम्मिश्रण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने एक प्रकांड विद्वान और प्रख्यात बंगाली ब्राह्मण से जब ये बात कही तो उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार थी, तुम्हारे अंग्रेज मित्र गलत हैं। ये सही है कि नीची जातियों में काली को पूजने वालों का प्रतिशत ज्यादा है और विष्णु को पूजने वालों का प्रतिशत कम है। ऐसा शायद इसलिए है कि विष्णु के लिए आत्म संयमी होने की जरूरत पड़ती है, जैसे मांस मदिरा से परहेज करना। किंतु हजारों ब्राह्मण हर जगह काली की पूजा करते हैं और काली घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं में भी सभी जातियों के हिंदू शामिल होते हैं। इनमें बहुत से अत्यंत उच्च शिक्षित और इस शहर व भारत के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति होते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ये जरूर कहिएगा। और इसके साथ ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ और आज ही के एपिसोड में हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। पुस्तक 350 पन्नों की है और हर पन्ने पे कई कई सवाल लिए हुए हैं। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ूंगी, बड़े बड़े एपिसोड नहीं होंगे तो ये खत्म भी नहीं होगी। चलिए, अध्याय 1, बहस। अभी तक हमने जो पढ़ा वो इसका पार्ट 1 था, जिसमें काली घाट का पूरा विवरण था। और अब उसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, बहस, जिसे हम भारत कहते हैं, क्षेत्रफल में संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग आधा है। इसकी जनसंख्या हमसे 3 गुनी है। इसका आयात और निर्यात व्यापार वर्ष 1924-25 में लगभग $2.5 बिलियन का था। फुटनोट 1, Review of the Trade of India in 1924-25, Department of Commercial Intelligence and Statistics, कलकत्ता 1926, पृष्ठ 51। और न्यूयॉर्क से बंबई की यात्रा मात्र 3 सप्ताह की है। मानवीय गतिविधियों के वर्तमान हालात में हम चाहे इच्छा करें या न करें, पर दुनिया के हर हिस्से में हमें जोड़ने वाली सड़कें लगातार छोटी होती जा रही हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे हालात में हमें इस विशाल और इतने नजदीक आ चुके पड़ोसी देश के बारे में कुछ खास तथ्यों का बौद्धिक ज्ञान जरूर होना चाहिए, जो हमारी आत्मरक्षा के लिए भी आवश्यक है। लेकिन एक औसत अमेरिकी व्यक्ति भारत के बारे में वास्तव में क्या जानता है? यही ना कि वहां मिस्टर गांधी रहते हैं और बाघ भी। इसके सिवा यदि वह कुछ जानता है तो वह उसकी अपुष्ट धारणाएं हैं जो उसने इस तथा उस पक्ष के पेशेवर प्रचारकों की अनभिज्ञ जानकारी से कीजिए। पेशेवर प्रचारक, तो जो धर्म गुरु होते हैं वो पेशेवर प्रचारक होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके अंधविश्वास को बढ़ावा देना होता है। पेशेवर प्रचारकों की अनभिज्ञ जानकारी से या भारत की धार्मिक या रहस्यात्मक स्रोतों से या किस्से कहानियों से या यात्रा साहित्य से या उपन्यासों और कविताओं से हासिल की हैं। तो बहुत अच्छा विवरण यहाँ पर मिस कैथरीन प्रोवाइड कर रही हैं कि भारत के बारे में जानकारी यदि अमेरिकन लोगों को मिलेगी तो कहाँ कहाँ से मिलेगी, या तो किस्से कहानियों से या कोई नॉवल से या किसी लिखी गई कविता से, या जो वहां पर रहने वाले भारतीय हैं उनसे, या धर्मगुरुओं के जरिए। तो ये जानकारी मिस कैथरीन को नाकाफी लगी। मैं इस तरह की अपुष्ट धारणाओं से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मैं ये देखने के लिए भारत आई कि वास्तव में यहाँ क्या है। इसके लिए मैंने किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं ली, क्योंकि मैं बिना किसी दबाव और निरपेक्ष और स्वतंत्र होकर यहाँ का मानव जीवन को देखना चाहती थी। धर्म, राजनीति और कला के क्षेत्रों को छोड़कर जो मेरे लिए नीरस विषय हैं, मैं अपनी जांच पड़ताल केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य और उनकी संस्थाओं तक ही सीमित रखूंगी।
उदाहरण के लिए मैं देखने की कोशिश करूंगी कि यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हैजा या प्लेग की महामारी रोकने का काम सौंपा जाए तो उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और यदि उन्हें आंतों के कीड़ों के विरुद्ध अभियान चलाना पड़े तो कौन सी कठिनाइयां उनके सामने आएंगी, और यह भी कि यदि वहां की सरकार को शिशु मृत्यु दर रोकने को, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके शैक्षिक स्तर को उठाने का प्रयास करना पड़े तो कौन सी शक्तियां उनकी मदद करेंगी और कौन सी उसमें बाधक बनेंगी। तकरीबन 100 साल पहले 1927 में पहली बार ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर काम इससे जरूर 3-4 साल पहले ही शुरू कर दिया होगा पुस्तक लिखने का। और ये सारी बातें जो हैं ये सब आज की मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार के ऊपर भी हूबहू लागू होती हैं। यदि आप उनके कामों का पिछले 10 साल का तकरीबन मूल्यांकन करें तो क्या चीजें सामने आएंगी उसे आप बहुत अच्छे से मिस कैथरीन मेयो की इस पुस्तक मदर इंडिया के साथ जोड़कर भी देख सकेंगे। इनमें से किसी भी विषय को पूर्वी रहस्य के आवरण से नहीं ढका जा सकता। पूर्वी रहस्य यानी कि यहाँ का जो आध्यात्मवाद को लेकर महिमा मंडन किया जाता है, जो झूठा ग्लोरिफिकेशन किया जाता है संस्कृतियों का, उसके जरिए आप हकीकत को नहीं ढक सकते। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कोरोना काल में कोरोनिल टैबलेट निकाली थी योग गुरु रामदेव जी ने, लेकिन कभी उसको उन्होंने खुद नहीं खाया। बीमार पड़ने पर वे भी एम्स में ही भर्ती हुए। तो झूठे रहस्यवाद या आध्यात्मवाद से हकीकत को आप ढक नहीं सकते। इसका संबंध संपूर्ण राष्ट्र परिवारों के साथ ठीक वैसा ही है जैसे 23 नंबर की गली के जॉन स्मिथ के अस्वच्छ या स्वच्छ रहने का संबंध दूसरी गली के अंतिम छोर पर रहने वाले पीटर जॉन के अस्वच्छ या स्वच्छ रहने के साथ है। इसका यही मतलब है कि आप अगर साफ सफाई से रहते हैं और 4 घर छोड़कर यदि कोई गंदगी से रहता है तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? वो उसका लाइफस्टाइल है, वो आपको किसी भी तरीके से हर्डल क्रिएट नहीं करता उसका लाइफस्टाइल। यही एग्जाम्पल मिस कैथरीन आगे भी देंगी, तब मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगी। अतः मैं अक्टूबर 1925 के आरंभ में लंदन गई और इंडिया ऑफिस पहुंची। वहां मैं बिल्कुल अजनबी थी, लेकिन मैंने वहां भारत जाने की अपनी पूरी योजना बताई। वहां जो व्यक्ति मुझे मिला उसने मुझसे पूछा, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? कुछ नहीं, मैंने उत्तर दिया। फिर कहा, सिर्फ मेरी बात पर विश्वास करें, एक विदेशी अजनबी आपसे भारत के बारे में प्रार्थना कर रही है, जिसे न तो वहां की प्राचीन वास्तुकला का अध्ययन करना है, न वहां के दार्शनिकों या कवियों से मिलना है, न वहां कोई बड़ा शिकार करना है, और ना ही मैं किसी और से नियुक्त होकर वहां जा रही हूँ। यह एक अजीब सी बात है ना? यह जानने के बाद कुछ सवाल पैदा हो रहे होंगे, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि न तो मैं दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना चाहती हूँ और न मैं राजनीतिक जासूस ही हूँ। मैं केवल एक आम अमेरिकी नागरिक हूँ जो अपने लोगों को भारत की वास्तविकता बताने के लिए वहां जाकर देखना चाहती हूँ। यही बात मैंने उन भारतीयों को भी बताई जिनसे मैं तब और उसके बाद मिली। मुझे अपने काम के दौरान दोनों तरह के लोगों से बहुत मिलना हुआ। वे चाहे आम भारतीय हों, अंग्रेजी अधिकारी हों, सरकारी या गैर सरकारी लोग हों, सभी ने मेरी भरपूर मदद की। उनकी मदद के बिना मैं ये काम इससे 5 गुना समय में भी पूरा नहीं कर सकती थी। उस अंग्रेज ने मुझे सतर्क किया, किंतु आप जो भी करें सावधानी से करें और उसको सार्वजनिक न करें। इस विशाल देश में कोई ऐसी बात नहीं जो सभी जगह सही हो। मद्रास और पेशावर, बंबई (ब्रैकेट अब मुंबई) और कलकत्ता, इनमें से किसी एक प्रांत की बात किसी दूसरी जगह लागू नहीं होती। अगर आप एक जगह की बात दूसरी जगह पर कह देंगी तो आप गलत साबित हो जाएंगी। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। इसमें जानने समझने को बहुत कुछ है और आप साथ साथ अपने कमेंट्स देते रहिए और सभी लोगों का स्वागत है कमेंट सेक्शन में। चाहे कमेंट कैसा भी हो, मैं उनका वेलकम करती हूँ। बीच बीच में आपके कमेंट्स का मैं निवारण भी करती रहूँगी यदि आपका कोई सवाल होगा तो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। यदि अम्बेडकर नामा को आप उचित समझें
और ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगें तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड भी करें।